बीए भाग प्रथम की समस्त छात्राओं का स्वागत है। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने मनु के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कौटिल्य के विचार। तो कौटिल्य का हम सबसे पहले देखते हैं जीवन परिचय। कौटिल्य का जन्म जो है वो तक्षशिला में हुआ और उनकी जो शिक्षा है वो नालंदा में हुई। कौटिल्य को हम तीन नाम से जानते हैं, एक तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। वास्तव में कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त था वास्तविक नाम। अब क्योंकि ये चाणक्य गोत्र से संबंधित थे, ब्राह्मण थे, इसीलिए इनको चाणक्य भी कहा गया। कौटिल्य क्यों कहा जाता है? कौटिल्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि विष्णुगुप्त ने राज्य की सुरक्षा के उपायों का जो चित्रण किया है, नंदवंश के जो राजा थे चंद्रगुप्त, उन्होंने राज्य की सुरक्षा के उपाय बताए और इसीलिए क्योंकि जो उपाय बताए वो कई जगह पर नैतिक भी नहीं थे, इसी कारण उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो रचना थी वो थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को दृढ़ बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए जो प्राप्त अनुभव के आधार पर जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसको अर्थशास्त्र में सूत्रबद्ध किया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो कौटिल्य का अगर हम बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में आधुनिक अर्थ में अगर हम देखते हैं तो हम इसका संकुचित रूप बताते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो क्या है, जबकि कौटिल्य ने स्वयं अर्थशास्त्र के 15वें अधिकरण में ये स्पष्ट किया है कि अर्थशास्त्र का अर्थ बहुत व्यापक है। अर्थात अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें राज्य की प्राप्ति तथा उसकी रक्षा संबंधी अध्ययन किया जाता है। राज्य में चूँकि धर्म, राजनीति, शासन, कानून, व्यापार, उद्योग तथा कृषि आदि सभी सम्मिलित हैं, तो इसीलिए ये सभी अर्थशास्त्र में शामिल है। अतः अर्थशास्त्र भूमि युक्त मनुष्यों के जीवन के संचालन से संबंधित ज्ञान का शास्त्र है। अर्थात जो भूमि पर मनुष्य रह रहे हैं, भूमि पर रहने वाले सभी मनुष्यों के जीवन का किस प्रकार से उसका संचालन होता है, उससे संबंधित ज्ञान ही क्या कहलाता है, क्या है उसमें अर्थशास्त्र है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा अर्थशास्त्र के परिचय बताया। अब हम देखते हैं कौटिल्य के कानून एवं न्यायिक व्यवस्था। कानून व्यवस्था सबसे पहले हम देखते हैं। कानून के 4 पैर हैं या 4 आधार स्तंभ हैं जिन्हें राष्ट्र का आधार भी माना जाता है। क्या क्या हैं वो 4 पैर या 4 आधार? धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजज्ञा। धर्म क्या है? सत्य है। व्यवहार साक्षी है। चरित्र प्रथाएं हैं और राजज्ञा आदेश या कानून है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कानून के जो 4 आधार हैं वो उनमें से ही कानून या आदेश निकला। धर्मशास्त्र राजशास्त्र यानी राजज्ञा के अधीन है। धर्मशास्त्र राजज्ञा के अधीन है। धर्मशास्त्र का विरोध होने पर दंड राज्य का आधार होता है और दंड द्वारा सदाचारिता, कर्तव्य और न्याय के रूप में राजधर्म की रचना की जाती है। कानून क्योंकि मानव के द्वारा निर्मित है, निर्माण व्यावहारिक आवश्यकताओं पर निर्भर है, क्योंकि कानूनों को शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है, तो कानून आवश्यकताओं पर निर्भर है। राजा विवेक एवं समदृष्टि के आधार पर लोक कल्याण और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कानूनों का निर्माण कर सकता है। नैतिक अनुशासनियाँ शक्ति प्रदान करती हैं किसको? कानून को। तो कानून कैसे होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए, नैतिकता का विकास होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो कानून का आधार क्या है? विवेक, धर्म और रूढ़ियाँ या प्रथाएं हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो कानून राजज्ञा है, राजा का आदेश है, जन इच्छा या सामान्य इच्छा नहीं है। राजज्ञा अन्य सभी सत्ताओं से उच्च है। चरित्र लोकाचार एवं धर्म राजज्ञों के अधीन है। तो इस प्रकार सारा जो चरित्र यानी प्रथाएं हैं, लोकाचार है, धर्म है, ये सब धर्म यानी सत्य है, ये सब किसके अधीन है? राजज्ञा के। कानून में कर्तव्य समाविष्ट है। कानून का कार्य बुराई और अच्छाई को अलग अलग करना है और
सामान्य इच्छा को बढ़ावा देना। और ये तो हमने देखा कानून व्यवस्था। अब हम देखते हैं न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायिक व्यवस्था में जो कौटिल्य है वो ये कहता है कि यहाँ पर दो प्रकार के न्यायालय हैं, एक तो धर्मस्थीय और दूसरा है कंटकशोधन। नाम से ही प्रचलित है। धर्मस्थीय न्यायालय कौन से होंगे? जो व्यवहार करते हो। व्यवहार का मतलब है जहाँ पर सुनवाई होती हो, साक्षी उपस्थित होते हैं, वहाँ अपने बयान देते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, तो ये कहलाता है व्यवहार। तो लोगों के विवादों का निपटारा करते हैं। तो न्यायाधीश कौन कहलाएंगे? धर्मस्थ कहलाएंगे। तो इसमें धर्म कौन कौन से होंगे? 3 धर्मस्थ होंगे। वो सब कहाँ? ये जो न्यायाधीश धर्मस्थीय न्यायालय जो है वो केंद्र में, राजधानी में नहीं स्थित होगा। और इसमें 3 प्रकार के कि इसमें कौन कौन से व्यवहार या विवाद होंगे? वो होंगे संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित, स्वामी और श्रमिक के मध्य विवाह, पति पत्नी में विवाद, परस्पर व्यवहार और समझौते, दास को लेकर ऋण, अमानत, क्रय विक्रय और चोरी, हमला, मानहानि, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? धर्मस्थ, जो भी विवाद से संबंधित है। फिर आता है कंटकशोधन। कंटकशोधन का मतलब होता है कि जो समाज विरोधी होते हैं या जो अपराध होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, उससे संबंधित न्यायालय होते हैं। इसमें जो न्यायाधीश होते हैं उसको प्रतिष्ठा कहा जाता है। धर्मस्थ न्यायालय में न्यायाधीश को धर्मस्थ कहते हैं और कंटकशोधन में न्यायाधीश को प्रतिष्ठा कहा जाता है। 6 सदस्य होते हैं। 3 प्रतिष्ठा तो कानून के ज्ञाता होते हैं और 3 होते हैं अमात्य। तो न्यायालय राजधानी के अतिरिक्त जनपद, राजधानी में तो होगा ही कंटकशोधन, और इसके साथ ही वह जनपद, संदेह संग्रहण जनपद में भी होगा, और इसमें संदेह संग्रहण द्रोणमुख स्थानीय में होगा। अर्धन्यायिक शक्तियाँ विद्यमान होंगी। तो दैनिक प्रशासन संबंधी भी इसमें होगा और कानूनों को लागू करा जाता है। दैनिक प्रशासन संबंधी प्रशासनिक संगठन को नियमित करना, प्रशासन को नियमित करने वाले नियमों की सुनवाई को सुनिश्चित करना, प्रशासनिक निर्णयों को लागू करना, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं, दुर्भिक्ष यानी अकाल, महामारियों का निवारण, नागरिकों को सदाचारी बनाने में सहायक होते हैं। तो ये क्या है कि जितने भी अपवाद है, जो समस्याएं हैं समाज में, उनको दूर करने का। फिर एक जो न्यायालय होते हैं वो होते हैं जन न्यायालय। जन न्यायालय क्या कहलाते हैं? ऐसे विवाद जिनका निपटारा सामंत यानी ग्राम और अथवा ग्रामों के जो मुखिया होते हैं वो मिलकर करते हैं, अथवा धार्मिक पुरुष, वृद्ध एवं अनुभवी अथवा मध्यस्थ द्वारा इन्हें जन न्यायालय या गैर सरकारी न्यायालय कहा जाता है। यानी वो अपने अपने समाज के हिसाब से या वर्ग गांव के आधार पर उनको मुखिया बना लिया जाता है और वही उनके विवादों का निपटारा करता है। तो इस प्रकार इनको जन न्यायालय कहते हैं। ये गैर सरकारी होते हैं। इनका वस्तु विषयक विवाद क्या होता है? खेत, घर, बाग, सीमाबंद, तालाब, ये सब क्या होते हैं? इसके अंतर्गत होते हैं। इसी प्रकार तपोवन, चारागाह, बड़ी सड़कें, शमशान, देवालय, युद्ध स्थान, पुण्य स्थान, ये सब क्या है? इसके अंतर्गत जो इनका निपटारा है, उनके जो स्थानीय जो समस्याएं हैं उनको लेकर उनका निपटारा जन न्यायालय के अंतर्गत है। तो ये तो हमने देखे न्याय व्यवस्था। अब हम देखते हैं न्यायिक प्रक्रिया कैसे होती है। न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहला होता है विवाद। विवाद कैसा होना चाहिए? लिपिबद्ध होना चाहिए। उसमें ठीक क्या क्या होना चाहिए? लिपिबद्ध में ठीक तिथि होनी चाहिए, विवाद कब हुआ, साल, ऋतु, महीना, पक्ष, दिन आदि सब लिखा होना चाहिए। उसके बाद कहाँ हुआ है, स्थान अथवा घटना स्थल का विवरण होना चाहिए, अपराध का स्वरूप होना चाहिए और ऋण लेने देने का विवरण होना चाहिए। इसी प्रकार अभियुक्ता एवं अभियुक्त दोनों के देश, ग्राम, जाति, गोत्र, नाम एवं काम का विवरण होना चाहिए। यानी उसके अंतर्गत वादी और प्रतिवादी दोनों का ही नाम, उसका गोत्र, कुल, उसका स्थान, कौन सा गांव का है, सारा उसमें विवरण होना चाहिए। दोनों पक्षों की युक्तियों और बेयुक्तियों का पूरा विवरण होना चाहिए कि भाई क्या उद्देश्य था, क्या क्यों किया गया ये। और दूसरा जो कारण, ये तो होता है पहला तो विवाद में ही सारा डिटेल होता है। फिर दूसरा जो पक्ष होता है वो होता है साक्षी कम से कम 3 होने चाहिए और कुछ विवादों में 2 या 1 भी हो सकता है। फिर आता है शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ धर्म की दिलाई जाती है, तो उसके आधार पे अग्नि या जल की किसकी दिलाई जाती है, वो शपथ दिलाई जाती है। तो ये तो है इसके पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के। फिर आता है दंड व्यवस्था।
दंड व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, क्योंकि सुनवाई भी होगी, विवादों का निपटारा हो रहा है, तो उसके अंतर्गत दंड व्यवस्था के अंतर्गत जो दंड है वो कैसे निर्धारित होगा, वो निर्धारित होगा अपराध का स्वरूप क्या है, अपराध निश्चित होने पर होना चाहिए। दंड देते समय प्रदेष्टा को, पुरुष को, उसके अपराध के कारण आदमी की है, ये आदमी की है स्थिति भविष्य में तथा उस समय होने वाले परिणाम देश और काल को देखकर किया जाना चाहिए। यानी वो उसका क्या उद्देश्य है, उसका कौन सा पुरुष है, अपराध क्या है, अपराध का क्या कारण था, उससे क्या स्थिति देश को या काल को देखकर उसमें उसका निर्णय लिया जाना चाहिए। ब्राह्मण को किसी अपराध के लिए मस्तक पत्र चिन्ह लगाना चाहिए जिससे वह पतित समझा जाए, तो क्योंकि उसको बाकी शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता, इसलिए उसके लिए क्या है, मस्तक पत्र, मस्तक जैसे माता काला करते हैं उस पर मोहर लगा दी जाए, और जिससे कि वह अपराध अपने आप को अपराधी महसूस करे। दूसरा कि गर्भिणी को शारीरिक कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए, दंड नहीं दिया जाना चाहिए। और कम अपराध वालों को, बालक को, बूढ़े को, बीमार को शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। और जो धर्मस्थ है, छल कपट रहित होकर अपने कार्यों को संपन्न नहीं करता है, तो उसे भी दंडित किया जा सकता है। तो इस प्रकार पूरा दंड व्यवस्था जो है वो देश काल, उसकी आयु, उसका लिंग, उसकी स्थिति क्या है, उसकी अवस्था क्या है, अपराध का क्या उद्देश्य था, कब हुआ, कितने देश काल पर कितना फर्क पड़ेगा, भविष्य में कितना फर्क पड़ेगा, उसके आधार पर उसकी दंड निर्धारित किया जाता है। तो ये तो हमने देखी कानून व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, दंड व्यवस्था। अब इसके बाद में हम अंतर्राज्यीय संबंध पढ़ेंगे, यानी मंडल संबंध। आगे